जब भी किसी बड़े स्तर के इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात होगी तो चाइना का जिक्र ज़रूर होगा। पर क्या आपने ये सोचा है कि क्या चीन हमेशा से ऐसा ही है? जी नहीं। एक समय ऐसा था जब चीन भुखमरी का शिकार हो रहा था। वहाँ विद्रोह हो रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ जो आज चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा? क्योंकि 1990 में भारत व चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी, पर वर्तमान में भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है और चीन 14.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी रखता है। और चाइना जल्द ही अमेरिका के $20 ट्रिलियन की इकॉनमी को भी पार कर जाएगा। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि आखिर चीन के अंदर क्या बदलाव हुए, ऐसे क्या व्यापक परिवर्तन हुए जिससे चीन के अंदर इतना मुखर बदलाव आया। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ऋत्विक कुमार। आप देख रहे हैं ऋत्विक स्वर्ण द सोशल ज्ञानी। वर्ष 1976 से पहले माओ जेडोंग का शासन बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेलियर था। उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत लोगों को जबरन खेतों में काम कराने के लिए बाध्य किया। सारे खेतों को गवर्नमेंट के अधीन कर लिया गया, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के सपोर्ट के लिए न तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी कारण से चीन की कृषि पूर्णतः बर्बाद हो गई। अकाल और सूखे ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। चीन में व्यापक गरीबी व भुखमरी फैल चुकी थी। जब कम्युनिस्टों ने 1966 ईस्वी में विरोध किया तो इनको दबाने के लिए कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। पर जब 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हुई, तब तक चीन की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। डिंग ज़ाओपिंग 1976 में जब शासन में आए, तब उन्होंने चीन में नीतिगत व संस्थागत बदलाव शुरू किए। उन्होंने माओ जेडोंग की सारी नीतियों को सिरे से बदल दिया। वर्ष 1978 में चीन की जनसंख्या लगभग 98 करोड़ की थी, जो चीन की अर्थव्यवस्था पर आश्रित थी। डिंग ज़ाओपिंग ने कई बदलाव किए। उनमें से उनका पहला कदम था कृषि सुधार। चीन के पास बहुतायत में श्रम थी, पर उनमें कोई भी स्किल नहीं थी। मजदूरों के अनस्किल होने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ कल्चरल रिवॉल्यूशन को सिरे से माना गया था, जिसके तहत स्कूलों व यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर काम करने के लिए आ सके। माओ जेडोंग इतने बड़े लेबर फोर्स की शक्ति को जानते थे। उन्होंने मजदूरों से जबरन काम लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बिना इंसेंटिव और मोटिवेशन के काम कराना खर्चीला हो सकता था व साथ में इसमें विद्रोह की भी डर थी। यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट ने खेतों को आज़ाद करने का निर्णय लिया व प्राइवेट खेती की मंजूरी दी। जहाँ पहले खेती की सारी कमाई किसान सरकार को देते थे, फिर सरकार उन्हें बहुत थोड़ा सा बेच देती थी, पर अब किसान अपने कमाई का सारा हिस्सा खुद रख कर कुछ टैक्स सरकार को देते थे और अपने अनाज को बाजार में बेच सकते थे व मुनाफा स्वयं रख सकते थे। चीन की यह नीति मैसिव सक्सेसफुल रही। चाइना जो बाढ़ और सूखे को झेलता था और वहाँ भुखमरी हुआ करती थी, अब वहाँ फूड सरप्लस कंट्री बन गया था। खेती के कारण से चीन की गरीबी लगभग खत्म हो रही थी। अनाज की खेती के बाद सरकार ने किसानों को कॉटन और शुगर में इन्वेस्ट करने के लिए भी मोटिवेट किया। कॉटन के जो सेक्टर थे वो पूरी तरह से चीन ने फैला दिए थे, जिसके कारण से कपड़े के बहुत बड़े निर्यातक के रूप में भी चीन उभरा था। टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। डिंग ज़ाओपिंग ने कृषि के बाद दूसरा सुधार टीवीईज का किया। टीवीईज अर्थात टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज। इसके अंतर्गत गांवों और शहरों में छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को स्थापित किया गया था। अब एग्रीकल्चर में लगे एक्स्ट्रा श्रमिकों को धीरे धीरे लो स्किल वाले इंटरप्राइजेस में शिफ्ट किया जाने लगा था, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, टूल्स इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इन सब में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ सबसे अधिक रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 95% की ग्रोथ रेट से बढ़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलेंगडोंग के अनुसार 1990 में चाइना की जीडीपी का 30% योगदान टीवीईज ने दिया था। टीवीईज ने 10 करोड़ से ज़्यादा की नौकरियां प्रदान किए। टेक्सटाइल का सब बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट भी चालू किया गया। यहीं से चीन का विश्व की फैक्ट्री बनने का सपना साकार होता दिख रहा था। एजुकेशन।
माओ सेडोंग ने अपने समय में कल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण से स्कूलों और कॉलेजों को बंद करवा दिया था, जहां से शिक्षा मिलनी बंद हो गई थी। उसे डिंग जाओपिंग ने पुनः शुरू कर दिया था एवं चाइना में 9 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। उसके पश्चात स्किलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चाइना में प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद स्किल इम्पोर्टेंस का काम होता है। वहाँ पे कंपनीज़ के साथ बच्चों को टाई अप कराकर स्किल की शिक्षा दी जाती है कि ये जीडीपी में और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सके। एंट्रेंस इन इलेक्ट्रिकल मार्केट। 19वीं सदी के अंत तक जापान की सोनी, पैनासोनिक, कोरिया की एलजी, सैमसंग के टीवी, फ्रिज और रेडियो की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पर जापान और कोरिया के पास इस बढ़े हुए डिमांड को पूरा करने के लिए ना ही ज़मीन थी और ना ही उसके पास लेबर फोर्स था। पर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा चीन ने उठाया। चीन ने इन कंपनियों को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया और यहाँ से शुरू हुई चाइना के सुपर ग्रोथ की कहानी। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से चाइना को पता चल गया था कि उसका भविष्य यहाँ के जनसंख्या के हाथों में ही है। चाइना अपनी इस जनसंख्या के बल पर ही विश्व की फैक्ट्री बन सकती। अब चाइना जापान और कोरिया की कंपनियों की आइडिया और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने खुद के प्लांट एस्टेब्लिश करने लगा और अपने एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा सस्ते दामों पर इन्हीं उत्पादों को बनाने लगा। क्योंकि चाइना में बने हुए टीवी, फ्रिज, रेडियो वास्तव में सस्ते हुआ करते थे। इससे चाइना को बड़ा फायदा हुआ। अब चाइना अपने अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए SEZ के ऊपर काम करने लगा, जिसका मतलब था स्मूथ सप्लाई जोन। इसके अंतर्गत चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा था, जिसमें बिजली, सड़क, रेल इत्यादि का निर्माण कर रहा था। चीन के गुंगडोंग प्रांत के शेंजन शहर में अकेले 60,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। चीन के पूरे एक्सपोर्ट का 30% एक्सपोर्ट सिर्फ शेंजन प्रांत से ही किया जाता है। इसीलिए शेंजन को चाइनीज सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूचर देखकर टेक्सटाइल में लगे वर्कर को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएस की टेक जायंट कंपनीज जैसे एप्पल, HP, डेल को अपने हार्डवेयर के प्रोडक्शन के लिए लैंड और लेबर की आवश्यकता थी। वो उसे चीन में ही कम रेट पे मिल सकता। क्योंकि चीन के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से अब वो बेटर बार्गेनिंग स्थिति में था। इसलिए चीन ने अमेरिकन कंपनियों को लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने को कहा। कि टेक्नोलॉजी से सीखकर चाइना ने खुद के फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए, जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर का फ़ायदा हुआ। इसे ही कॉपी कैट कल्चर कहा जाता है, जो चीन में बहुत ही विख्यात है। पर 2000 के समय तक चीन के प्रोडक्ट्स की बैड क्वालिटी के कारण से उसे पसंद कम किया जा रहा था। पर चाइना ने अपने कमाए प्रॉफिट से उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया और आज लेनोवो और शाओमी जैसे ब्रांडेड कंपनीज़ को मार्केट में उतार दिया और वर्तमान में ये एक वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ के तौर पे उभरे हुए हैं। चीन ने अपने एजुकेशन और स्किलिंग प्रोसेस में जो इन्वेस्ट किया, उसके कारण से आज चीन सर्विस सेक्टर में भी बहुत आगे है। चाइना बाकी सारे AIs को कंपेयर करके उनका कॉपी कैट करके खुद का ऐप क्रिएट कर अभी 5G के ऊपर काम भी कर रहा है। चाइना ने अपनी जनसंख्या का सही इस्तेमाल किया, जिसके फलस्वरूप आज चाइना की इकॉनमी भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चाइना की जनसंख्या ही उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसी के कारण से चाइना आज इतना फला फूला और विकसित हुआ। धन्यवाद।